समुंदर के किनारे रहने वाले बासिंदे को तूफान का खतरा होता है, लेकिन दाऊद इब्राहिम वो इंसान था जिसने समुंदर की लहरों को भी अपना गुलाम बना लिया था। समुद्र देखकर लोगों को उसमें अथाह पानी दिखता है, लेकिन दाऊद छोटी सी उम्र में ही दरिया की पानी में सोने की चमक, चांदी की खनक और काले कारोबार का एक साम्राज्य देखने लगा, जिसे काबिज करने के लिए उसने खून की नदियां बहाने से भी परहेज नहीं किया और बन गया भारत का वो स्मगलिंग किंग जिसके आजू बाजू न कोई था और ना ही कोई आज की तारीख तक है। पिछली कहानी में आपने दाऊद के धंधे के बारे में जाना था, लेकिन उन धंधों में सबसे बड़ा धंधा यानी कि दाऊद के स्मगलिंग का बिजनेस कैसे ऑपरेट होता है, कैसे दाऊद अफगानिस्तान की हेरोइन से लेकर पाकिस्तान की साजिशों और नकली नोटों का जाल पूरी दुनिया में फैला रहा है, क्यों समय के साथ दाऊद अपना धंधा बदल लेता है, और सबसे बड़ा सवाल कि पहले तो सब कुछ समुंदर के रास्ते से ही होता था, अब दाऊद के स्मगलिंग का नया रास्ता कौन सा है और क्या है वो नया तरीका जिसके जरिए अब दाऊद का डी कंपनी ऑपरेट करता है। बताएंगे सब कुछ, बस बने रहिए आज की कहानी में अंत तक। मुंबई में तस्करी की शुरुआत दाऊद के पैदाइश से पहले हो गई थी। वो वक्त हाजी मस्तान का था, जिसने कुली रहते हुए डॉक यार्ड से रेडियो जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीजों की तस्करी शुरू की और उसे बेचकर मुनाफा कमाना शुरू किया। लेकिन एक से मिलने के बाद हाजी ने दरिया के रास्ते यमन और दुबई से सोने की तस्करी शुरू कर दी। उस दौर में भारत में सोने और चांदी की भारी मांग थी, लोग विदेशी सामानों के दीवाने थे, लेकिन कड़े इंपोर्ट रेगुलेशन और ज्यादा टैक्स के चलते ये चीजें आम आदमी के पहुंच से बहुत दूर थी। इसी का फायदा उस वक्त में हाजी मस्तान ने उठाया और अरब के देशों से सोना और इलेक्ट्रॉनिक सामान भारत लाने का इलीगल धंधा शुरू कर दिया। फिर देखते ही देखते उसने पूरे मुंबई पर कब्जा कर लिया अपने स्मगलिंग के जरिए। डोंगरी में रहने वाला दाऊद हाजी को देखते हुए ही बड़ा हो रहा था और उसे हाजी जैसा ही ताकतवर बनना था, इसलिए छोटे मोटे चोरी चकारी से शुरुआत करते हुए वो भी सीधे स्मगलिंग के धंधे में ही जा घुसा जहां ज्यादा पैसा था। लेकिन उसके सामने हाजी था। हाजी खुद तो कुछ नहीं करता दाऊद को, लेकिन उसके लिए करीम लाला और वर्दा कुछ भी कर सकते थे, इसलिए दाऊद ने खुद को इन तीनों का मिक्सचर बनाया। यानी ना उसे मसल पावर के लिए किसी लाला की जरूरत थी और ना ही मैन पावर के लिए किसी वर्दा की। इसलिए देखते ही देखते 1980 तक दाऊद इब्राहिम की तूती पूरे मुंबई में बोलने लगी। अब मुंबई में दरिया के ऊपर हाजी से ज्यादा दाऊद का उफान था। अरब सागर की लहरें, नावों में छिपा कर लाए गए सोने की ईंटें और भारत के कोस्टल इलाकों में बसे उसके नेटवर्क के लोग, ये सब दाऊद के साम्राज्य की नींव थे। दुबई और मस्कट जैसे शहर उसके तस्करी के हब बन गए। इन जैसे शहरों में बैठकर उसके सहयोगी सोने का खेप भेजते थे और मुंबई के बंदरगाह पर उसके आदमी उसे रिसीव करते थे। तस्करी का ये कारोबार बहुत ही ज्यादा सफल था दाऊद के लिए, क्योंकि इसमें न सिर्फ पैसा था बल्कि नाम भी था। और दाऊद ने तो अपने शुरुआती दिनों में ही ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक मामूली गुंडा नहीं बल्कि एक ब्रेन है, वो दिमाग जो कुछ भी कर सकता है। दाऊद ने भारत में रहते हुए इतने तरीकों से तस्करी की शुरुआत की जिसके बारे में हाजी मस्तान ने कभी सोचने की जहमत भी नहीं उठाई होगी। दाऊद के राज में सोना सिर्फ दरिया के रास्ते ही नहीं बल्कि हवा से फ्लाइट के जरिए भी आने लगा। एयरपोर्ट पर कस्टम डिपार्टमेंट की चाक चौबंद बढ़ी तो दाऊद ने एयरपोर्ट के ही कचरा पेटी का रास्ता शुरू कर दिया। यानी एयरपोर्ट के कचरे के डब्बे में दाऊद सोने फेंक दिया करता था, जो बिना चेकिंग के दूसरे रास्ते स्टाफ के जरिए बाहर आ जाता था। एक रास्ता बंद होता था तो दाऊद कोई नया रास्ता इजाद कर देता था, जिसके जरिए उसका स्मगलिंग का जो धंधा है, गोल्ड स्मगलिंग का, वो चलता ही रहे। आगे दाऊद ने सोने की तस्करी के साथ साथ चांदी और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भी तस्करी शुरू कर दी। उस दौर में विदेश से लाए गए टीवी, रेडियो और वीडियो प्लेयर जैसी चीजें भारी डिमांड में थी। दाऊद के नेटवर्क में मुंबई पुलिस के कुछ भ्रष्ट अधिकारी और कस्टम ऑफिसर्स भी शामिल थे, जो उसकी तस्करी के खेप को सुरक्षित पहुंचाने में मदद करते थे। अब यहां आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर समुंदर के रास्ते स्मगलिंग होता कैसे है।
देखिए, इसके ऊपर हम डिटेल में भी बात करेंगे कभी किसी और एपिसोड में। फिलहाल अभी आप शॉर्ट में समझिए एक उदाहरण से कि हाल में ही अभी एक फिल्म आई थी देवरा, जिसमें हथियारों की तस्करी दिखाई गई थी कि समुद्र किनारे बसे कुछ लोग जो है वो चोरी छिपे अपने छोटे से नाव में कंटेनर शिप पर पहुंच जाते हैं, वहां से कंटेनर चुरा लेते हैं और फिर समुंदर के रास्ते जो पोर्ट होता है उससे कहीं दूर किसी गांव के किनारे उस सामान को ले जाते हैं और कुछ ऐसे स्मगलिंग करते हैं। अब देखिए, ये तो फिल्मी बात है, असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा ही होता है। असल में बड़े बड़े जो कार्टेल होते हैं उनके पेरोल पर ऑफिसर्स काम करते हैं जो हर जगह तैनात होते हैं। शिप पर भी उनके कोई ना कोई लोग होते हैं, डॉकयार्ड पे भी होते हैं और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो नाव लेकर पहुंच जाते हैं। चोरी छिपे वो बड़े से कंटेनर शिप के पास अपना छोटा सा नाव ले जाते हैं, जो मछुआरा वगैरह जो समुद्र में निकलते हैं, फिर वो कुछ इस तरह से सामान अपने छोटे नाव में रखकर स्मगलिंग करते हैं और पोर्ट से, कस्टम विभाग से, इन सभी की नजर से छुपाकर सामान का एक तरह से जो तस्करी है वो कर लिया जाता है। तो दाऊद का धंधा भी ना ऐसे ही चलता था कि बड़े नाव से छोटे नाव पे फिर बाहर जो है दरिया किनारे आ जाता था सामान। लेकिन उसका ये धंधा खतरनाक तब बना जब उसने सोने की स्मगलिंग के अलावा जहर और मौत की स्मगलिंग भी शुरू कर दी। दाऊद जब मौत का सौदागर बन गया। बदलते वक्त के साथ उसने देखा कि सोने और चांदी की तस्करी से भले ही मुनाफा हो, लेकिन असली पैसा और पावर ड्रग्स और हथियारों के धंधे में है। 1990 का दशक आते आते दाऊद ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के साथ अपने संबंध मजबूत कर लिए। अफगानिस्तान जो दुनिया में हेरोइन का सबसे बड़ा उत्पादक है, प्रोड्यूसर है, वो दाऊद के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया। उसने हेरोइन की तस्करी का एक ऐसा जाल बुना जो भारत, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप तक फैला। दाऊद का सबसे बड़ा फायदा ये था कि वो समुद्री रास्तों का इस्तेमाल करने में माहिर था। अफगानिस्तान और पाकिस्तान से हेरोइन को अरब सागर के रास्ते भारत और अन्य देशों तक वो पहुंचाया करता था। लेकिन बदलते वक्त के साथ समुद्र के अलावा दाऊद जमीन के रास्ते के लिए भी तैयार हो गया था। वो उन रास्तों का भी इस्तेमाल करने के लिए माहिर हो गया था। पाकिस्तान और भारत की सीमा पर बसे गांवों में उसके लोग तस्करी के सामान को रिसीव करते और फिर उसे बड़े शहरों में भेज देते हैं। इस पूरे नेटवर्क को इतने सीक्रेट तरीके से चलाया जाता है कि पुलिस और खुफिया एजेंसियों को कुछ पता ही नहीं चलता है। वो उनके पीछे पड़े रहते हैं लेकिन पकड़ नहीं पाते हैं। 1993 में जब मुंबई में धमाका हुआ था तब भी दाऊद का नाम जो है वो आतंकवाद से जुड़ा था। कहते हैं इन धमाकों में भी इस्तेमाल जो हुए थे RDX और हथियार, वो दाऊद ने समुद्र के रास्ते ही भारत में पहुंचाया था। ये घटना बताती है कि दाऊद का नेटवर्क कितना मजबूत था। उसने न सिर्फ तस्करी बल्कि आतंकवाद को भी अपने कारोबार का हिस्सा बना लिया था। हेरोइन की तस्करी से कमाए गए पैसे का इस्तेमाल दाऊद ने अपने नेटवर्क को और भी मजबूत बनाने में किया। उसने दक्षिण एशिया के साथ साथ अफ्रीका में भी अपनी जड़ें फैलाई, खास करके दक्षिण अफ्रीका में, जहां पाकिस्तानी प्रवासियों की अच्छी खासी संख्या थी। और दाऊद ने उसे भी अपना ठिकाना बना लिया, जहां से ड्रग्स को यूरोप और अमेरिका तक पहुंचाया जाता था। अफ्रीका में उसके नेटवर्क का काम सिर्फ ड्रग्स की तस्करी तक सीमित नहीं था। उसने वहां के जो लोकल क्रिमिनल ग्रुप थे उनके साथ भी कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश कर लिया था। लेकिन दाऊद का गंदा धंधा सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। उसने भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए नकली नोटों का भी धंधा शुरू किया, फेक करेंसी, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले कहानी में भी बताया था। अगर आपने वो कहानी नहीं देखी है तो वो भी जरूर देख लीजिए। बाकी मैंने भी एक किताब लिखी है जो कि क्राइम फिक्शन नोवेल है, उसने कहा आई हेट राइटर। ये कहानी एक राइटर की है जो हालात के साथ डिटेक्टिव बन जाता है और एक कत्ल से पर्दाफाश करता है। तो ये कहानी भी आप जरूर पढ़िए, मेरी लिखी गई नोवेल है। बाकी लौटते हैं अभी कहानी। पाकिस्तान में छापी गई जो नकली भारतीय नोट होते हैं उसको नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते भारत में भेजा जाता है। और वो नोट कुछ इस तरह से दिखते हैं जिससे आप फर्क नहीं कर पाएंगे कि असली है या नकली है। और यहाँ बात भारत के नुकसान की है तो नकली नोटों के इस कारोबार में, फेक करेंसी के कारोबार में दाऊद को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का भी पूरा साथ मिलता है। लेकिन हाल के वर्षों में दाऊद की तस्करी के तौर तरीकों में ना बदलाव आया है।
वो भी अब डिजिटल युग का फायदा उठाते हुए अपने ऑपरेशंस को डिजिटली ही चलाता है। एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम, एनक्रिप्टेड डिवाइसेज और अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों के जरिए वो अपने नेटवर्क को मैनेज करता है। इसलिए ही वो पाकिस्तान के कराची में बैठकर पूरी दुनिया में फैले अपने तस्करी के साम्राज्य को चलाता है। उसे जब जो जरूरी लगता है वो तब वही करता है। अपने फायदे को देखते हुए गोल्ड स्मगलर से वो मौत का सौदागर भी बन जाता है, तो सिक्योरिटी को देखते हुए वो अपने स्मगलिंग का रास्ता भी बदल लेता है। समंदर की जगह वो बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों के बॉर्डर एरिया को तलाशने लगता है, जहां पर वो इजीली इन्वेड कर सकता है। दाऊद के इसी दिमाग के वजह से अब तक उसकी कोई जगह नहीं ले पाया है, लेकिन उसके गद्दी के लिए संघर्ष जारी है और उसका उत्तराधिकारी कौन होगा ये कहानी भी मैं आपको सुनाने वाला हूं अगले एपिसोड में। क्योंकि दाऊद के ऊपर अभी आप देख रहे होंगे मैं लगभग 2 हफ्तों से एक के बाद एक कहानी लेकर आ रहा हूं कि अंडरवर्ल्ड में जो दाऊद सबसे ज्यादा कुख्यात है उसकी एक एक कहानी आप तक लेकर आऊं। उम्मीद है कि आप ये सारे कनेक्शन समझ रहे होंगे और आपको ये एपिसोड, ये सफर मेरे साथ पसंद आ रहा होगा। अगर हाँ तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी यही थी कहानी आज की कि दाऊद के जिस धंधे के बारे में मैंने पिछले एपिसोड में बात की थी, उसमें दसियों धंधे के बारे में बात की थी, लेकिन उसमें जो बड़ा धंधा था वो दाऊद कैसे ऑपरेट करता है, कैसे वो समुंदर के रास्तों का राजा था और अब बॉर्डर एरिया में भी वो अपना जलवा दिखा रहा है, लेकिन उसे रोकने वाला कोई नहीं है। तो दाऊद पे किस तरह से कंट्रोल होगा, दाऊद क्या कैसे कभी भारत आएगा या नहीं आएगा, इन सभी चीज़ों पर भी आगे बातचीत करेंगे। अगले एपिसोड में ये बात करेंगे दाऊद का उत्तराधिकारी कौन होगा। फिलहाल आज की इस कहानी में बस इतना ही। आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं पंचम प्रकाश आपसे यूं ही मिलता रहूंगा किसी और सफर में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।